हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्याय 4 जलवायु, जिसके अंतर्गत वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय संरचना तथा मौसम प्रणालियां, वायुमंडल में जल और विश्व की जलवायु एवं जलवायु में परिवर्तन की इकाई से प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य ताप को दिन की अवधि या लंबाई किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जो सूर्य का ताप होता है उसे दिन की जो अवधि होती है ना, और उसकी जो लंबाई होती है वह किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो जिस स्थान पर अधिक देर तक सूर्य चमकेगा वहां अधिक सूर्य ताप मिलेगा। मतलब जितनी ज्यादा देर तक सूर्य निकला रहेगा, सूर्य की गर्मी भी उतनी देर तक प्राप्त होगी। विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि बराबर होती है, परंतु उससे उत्तर या दक्षिण बढ़ने पर दिन की लंबाई में अंतर आने लगता है। अपने अक्ष पर झुकी पृथ्वी के परिक्रमण से ग्रीष्म काल मतलब गर्मी में लंबाई अधिक होती है और ठंडी में मतलब शीतकाल में लंबाई कम हो जाती है। दूसरा है, वायुमंडल के संगठक तत्वों को लिखिए। तो वायुमंडल के संगठक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैस, नंबर 2 जल वाष्प और नंबर 3 धूल कण। गा नंबर है, तापमान के व्युत्क्रमण को समझाइए। जब विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है, तो इस प्रकार ऊंचाई के साथ ताप बढ़ने की प्रक्रिया को तापमान व्युत्क्रमण कहा जाता है। घ है, ओस क्या है? वायु की आर्द्रता किसी ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पत्तियां आदि पर जल कण के रूप में एकत्र हो जाती है तो उसे ओस कहते हैं। आपने देखा होगा कि पत्तियों में जो पानी पड़ा होता है ना, पानी की बूंदें होती है ना, ठीक है, घास में या पत्थरों में, तो वो ओस कहलाती हैं। कोहरा और, यहाँ पर और पढ़िएगा, कोहरा और कुहासा में क्या अंतर है? तो कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझाइए। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है? पृथ्वी तथा वायुमंडल सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है और जो वायुमंडल है वो सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं? वह सूर्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है और उतनी ही मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हमने ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की और उसके बाद वही ऊर्जा को हमने क्या कर दिया? उत्सर्जन कर दिया। तो इस प्रकार पृथ्वी का औसत तापमान एक समान बना रहता है। इसी संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। आप इस चित्र में भी देखकर समझ सकते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। प्रश्न दूसरा है, वर्षा किसे कहते हैं और वर्षा के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी बाष्पित होकर ऊपर उठती है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो वर्षा होती है वो एक संघनन है ना, इकट्ठा होना, संघनन हो जाना। तो पृथ्वी की सतह से पानी बाष्पित होकर क्या होती है? पृथ्वी की सतह है, नदी, तालाब, समुद्र वगैरह जो हुआ करते हैं, तो वहां पर जो पानी होता है उसका क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होकर ये क्या होता है? ऊपर संघनन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब ये इकट्ठा हो जाता है, संघनन हो जाता है, तो ये ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरने लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। तो संवहनी वर्षा को यहाँ देख लीजिए। संवहनी धाराओं से होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा कहा जाता है। दिन में अधिक तापमान के कारण धरातल गर्म हो जाता है।
दिन में क्या होता है, सूर्य की रोशनी होती है और सूर्य की रोशनी से धरती क्या होती है, गर्म हो जाती है। और जब धरती गर्म होगी तो जो पानी है वो क्या होगा, गर्म होके भाप बन के या बाष्प बन के उड़ेगा, है ना। तो जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है तथा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर हवा ठंडी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है और यह वर्षा कम समय के लिए होती है। तो इस चित्र में जो देख रहे हैं आप, वह कौन सी वर्षा हो रही है, संवहनी वर्षा हो रही है। दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा। जब कभी उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में सामने आ जाती हैं, तो वह पवनें उसके ढालों के सहारे ऊपर को उठती हैं। वह ठंडी होकर अपनी नमी को वर्षा के रूप में गिरा देती है। इस प्रकार हुई वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कभी उष्ण तथा आर्द्र पवन होती हैं, है ना, जो वायु होती है वो क्या करती है, जब किसी पर्वत से टकरा जाती है, ठीक है, पर्वत है ऊंची पहाड़ी से टकराती है या उसके सामने वो बाधा बन के प्रस्तुत होता है, तो जो पवनें होती हैं तो उसके ढालों के सहारे के ऊपर क्या होती है, उठती है। और वह ठंडी होकर क्या हो जाएगी, ठंडी होकर वो उस नमी को इकट्ठा करके वह वर्षा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और वह उसे बरसा देगी, मतलब पानी गिरने लगेगा। तो इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में विपरीत स्वभाव वाली दो पवनें, विपरीत स्वभाव मतलब एक सामने से आ रही है और एक उसके मतलब दो अपोजिट दिशाओं से आ रही हैं, है ना। तो चक्रवाती वर्षा में विपरीत स्वभाव वाली दो पवनें आमने सामने से अभिसरण करती हैं एवं वाताग्र का निर्माण करती हैं। वाताग्र में जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ऊपर की गर्म हवाएं नीचे के भाग से ठंडी होकर संघनन क्रिया प्रारंभ कर देती हैं, तो वर्षा होने लगती है। ये जो वर्षा हो रही है आपकी, यहाँ से हवा आ रही है, आपकी गर्म हवा आई, यहाँ से ठंडी हवा आई और दोनों में क्या हुआ, दोनों टकराए, आमने सामने आए, अभिसरण हुआ। तो एक ऐसे वातावरण का या एक वाताग्र का निर्माण हो जाता है और जो गर्म हवाएं होती हैं ठंडी हवाओं के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ऊपर की जो गर्म हवाएं होती हैं वो नीचे के भाग से ठंडी होकर संघनन क्रिया प्रारंभ कर देती है और वर्षा कर देती है। प्रश्न तीसरा है, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेशों के समूह व लक्षण लिखकर किन्हीं 3 प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो कोपेन के अनुसार जलवायु, तो यहाँ पर समूह दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके लक्षण बताए गए हैं। तो समूह कितने, कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश हैं उनको 5 समूहों में बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, समूह ए है उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय जो है सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बी है शुष्क जलवायु, तो वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है। सी कोष्ण और शीतोष्ण, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है। शीतल हिमवन जलवायु, तो वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे होता है। शीत समूह सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत है। ये कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेशों के समूह व उनके लक्षण हो गए। प्रश्न चौथा है, वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल की संरचना का तात्पर्य है वायुमंडल की बनावट। वायुमंडल की संरचना को निम्नलिखित परतों में बांटा जाता है। पहला है क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये वायुमंडल की संरचना का चित्र है, जिसमें ये जो नीचे की परत आपको दिखाई दे रही है, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
तापमान की गिरावट की दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर होती है। इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं और आंधी, तूफान, वर्षा की मौसमी क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं। इसमें जलवाष्प एवं धूल के कण पाए जाते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। मतलब ये क्षोभ मंडल जो है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, पेड़ पौधे पर्वत वगैरह दिखाई देते हैं, है ना। तो जो आपका ये जो हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं तो ये किसमें होता है? ये सारी चीजें क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। इस क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। दूसरा है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है और इन दोनों परतों को क्षोभ सीमा अलग करती है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? ये समताप मंडल है, ठीक क्षोभ मंडल के ऊपर। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। ओजोन गैस का विस्तार 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। यह क्षोभ मंडल से मध्य मंडल तक विस्तृत है और यह 50 किलोमीटर के बाद तापमान बढ़ता जाता है। इसमें धूल के कण, जलवाष्प तथा बादलों का अभाव रहता है। वायुयानों का आगमन इसी परत में होता है। ठीक, ये जो आपका समताप मंडल हो गया, ठीक, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल। इसी में आपका जो धूल कण वगैरह होते हैं, जलवाष्प होते हैं, बादल होते हैं, इनका अभाव होता है। तो यहाँ पर आपका जो आपके वायुयान होते हैं यहीं पर क्या करते हैं? इसी आगमन में इनका मतलब वायुयानों का आगमन इसी परत में होता है। तीसरा है मध्य मंडल। यह परत समताप मंडल के ऊपर स्थित है और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। इसमें ऊंचाई के साथ पुनः तापमान कम होने लगता है। पहला क्या हो गया था? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा क्या हो गया? मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल। यह वायुमंडल की चौथी परत है और यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। यह 80 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित है और इस परत में पृथ्वी से भेजी रेडियो तरंगें पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। इससे रेडियो टीवी का प्रसारण संभव हो सका है। तो मतलब जो रेडियो तरंगें होती हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? आपके आयन मंडल से। और पांचवा है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसमें वायु अत्यंत विरल होती है। विरल मतलब कम होती है। ठीक है, तो ये आपका बहिर्मंडल हो गया या वायुमंडल भी इसे कह सकते हैं। प्रश्न पांचवा है वायुमंडल के संगठन को समझाइए। वायुमंडल का संगठन, तो वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बना है, गैस, जलवाष्प और धूल कण से। तो पहले समझ लेते हैं कि गैस। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यहाँ मिलने वाली प्रमुख गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं अन्य गैसें हैं। वायुमंडल का 21.99% भाग ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना है। वायुमंडल के निचले भाग भारी गैसें एवं ऊपर की ओर हल्की गैसें मिलती हैं। दूसरा है जलवाष्प। वायु में जलवाष्प की मात्रा 5% है। जलवायु एवं मौसमी घटनाओं की दृष्टि से जलवाष्प महत्वपूर्ण है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल के समस्त वाष्प का 90% भाग मिलता है। और तीसरा है धूल कण। धूल कण आर्द्रताग्राही नाभि का काम करता है। आकाश का जो नीला रंग हमें दिखाई देता है तो यह नीला रंग इसी धूल कण की ही देन है।